अगर हमें किसी इंसान की विशेषता बतानी हो तो हम उसकी हाइट, उसका वजन और उसके रंग की बात कर सकते हैं। किसी इंसान को हमें पहचानना हो, उसकी पहचान बतानी हो, तो हम इन सारी चीज़ों की बातें कर सकते हैं। इसी तरह से अगर किसी मोबाइल फ़ोन के फीचर्स की हम बात करें तो हम उस मोबाइल फ़ोन के कैमरा के मेगापिक्सल की बात करते हैं, या फिर हम उसकी स्क्रीन की साइज़ की बात करते हैं, या फिर हो सकता है कि हम मोबाइल की मेमोरी की बात करें। तो ये सारे जो स्पेसिफिकेशंस और फीचर्स होते हैं, इसी तरह से बंद को पहचानने के लिए भी उसके कुछ पैरामीटर्स होते हैं, कुछ फीचर्स होते हैं जिन्हें हम आबंध प्राचल या बंद प्राचल कहा करते हैं, बॉन्ड पैरामीटर्स बोलते हैं। तो बंद को पहचानने के लिए यह 4 चीजें होती हैं, जैसे कि यहाँ पर ये 2 परमाणु के बीच में यहाँ पर बंध बना हुआ है, तो इस बंध की लंबाई कितनी है, इन परमाणुओं के मध्य दूरी कितनी है, उसे बंध लंबाई कहा जाता है। इस बंध को वियोजित करने में कितनी ऊर्जा लगेगी, बंध ऊर्जा, और इसी तरह से बंध कोटि और बंध कोण, ये सारे पैरामीटर्स होते हैं किसी भी विशिष्ट बंध के। तो इस वीडियो में हम इन सारे बॉन्ड पैरामीटर्स की, आबंध प्राचल की बात करेंगे। तो सबसे पहले आपके पास में बॉन्ड लेंथ या बंध लंबाई, हम इसे आबंध लंबाई भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर 2 परमाणु एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, इनके बीच में बंध बना है, तो एक परमाणु के नाभिक से दूसरे परमाणु के नाभिक के बीच की दूरी को हम अंतरनाभिकीय दूरी कहा करते हैं, और इसी अंतरनाभिकीय दूरी को बंध लंबाई कहते हैं। तो यह बंध लंबाई जो है, यह बंधित परमाणु के बीच की अंतरनाभिकीय दूरी है। ध्यान से आपको समझना है कि हम यहाँ पर बंधित अवस्था की बात कर रहे हैं। क्यों बंधित अवस्था की बात कर रहे हैं? क्योंकि मुक्त परमाणु में यह लंबाई निकालना या दूरी को, एक निश्चित दूरी को ज्ञात करना बड़ा कठिन होता है। जैसे आपके पास यहाँ पर एक परमाणु है और इस परमाणु की हमें त्रिज्या ज्ञात करनी है, तो हम यहाँ पर इसके नाभिक से संयोजी कोश की दूरी को ज्ञात करने की कोशिश करेंगे। लेकिन किसी भी परमाणु में जो संयोजी कोश होता है, उसकी निश्चित दूरी ज्ञात करना मुश्किल है, क्योंकि जो संयोजी इलेक्ट्रॉन हैं उनकी दूरी 100% यथार्थता के साथ बता पाना बहुत मुश्किल होता है। हम यहाँ पर प्रायिकता या संभावना की बात करते हैं। तो क्योंकि मुक्त परमाणु में हम यह त्रिज्या ज्ञात नहीं कर सकते हैं, इसलिए हम बंधित अवस्था में इस त्रिज्या को ज्ञात करने की कोशिश करते हैं। तो क्योंकि बंध अलग अलग प्रकार के होते हैं, इसलिए परमाणु त्रिज्या को बंध के आधार पर हम सहसंयोजक त्रिज्या, धात्विक त्रिज्या और वैन-डेर-वाल्स त्रिज्या में वर्गीकृत करते हैं। इन तीनों ही त्रिज्याओं का जो मात्रक रहेगा वो हम पिकोमीटर या एंगस्ट्रॉम ले सकते हैं। तो मात्रक तीनों का समान रहेगा, बस इनको अलग अलग तरह से परिभाषित किया जाता है। और भिन्न परमाणु जैसे अधातु के लिए सहसंयोजक त्रिज्या परिभाषित की जाती है, धातु के लिए धात्विक त्रिज्या परिभाषित की जाती है। इस तरह से तत्व की प्रकृति के आधार पर हम, या बंध की प्रकृति के आधार पर परमाणु त्रिज्या को अलग अलग रूप से परिभाषित करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सहसंयोजक त्रिज्या को या कोवेलेंट रेडियस को। तो यहाँ पर 2 परमाणु हैं जिनके मध्य सहसंयोजक बंध बना हुआ है, और यह जो अंतरनाभिकीय दूरी है, बंधित परमाणु के मध्य जो अंतरनाभिकीय दूरी होती है, उसे हम बंध लंबाई कहा करते हैं। और इस बंध लंबाई को अगर हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमें सहसंयोजक त्रिज्या मिलेगी। और यह सहसंयोजक त्रिज्या जो है, ये सामान्यतः अधातु के लिए परिभाषित होती, क्योंकि एक अधातु दूसरे अधातु के साथ सहसंयोजक बंध का निर्माण करती है। तो हम इसको व्यवस्थित तरीके से कुछ इस तरह से परिभाषित कर सकते हैं। सहसंयोजित त्रिज्या एक ही अणु में आबंधित 2 समरूप परमाणु, यह दोनों परमाणु एक ही तरह के होने चाहिए, के बीच की दूरी का आधा होती है। चलिए अब हम धात्विक त्रिज्या की बात करते हैं, मेटेलिक रेडियस की बात करते हैं। तो नाम से हमें समझ में आ रहा है कि यह धातु के लिए परिभाषित होगी। तो यहाँ पर धातु के 2 परमाणु आपको दिखाई दे रहे हैं, और ध्यान से देखिएगा कि यह एकदम एक दूसरे के साथ जुड़े हुए नहीं हैं। जैसा कि हमने सहसंयोजक त्रिज्या के केस में देखा था कि दोनों परमाणु के मध्य जो है बहुत अच्छा खासा अतिव्यापन हो रहा था उनके कक्षकों के बीच। यहाँ पर दोनों परमाणु
तुलनात्मक रूप से थोड़े दूर दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर भी जो अंतर्नाभिकीय दूरी रहेगी उसको हमने डी से प्रदर्शित किया है। इस डी का आधा अगर हम कर देते हैं तो हमें धात्विक त्रिज्या प्राप्त होगी। तो किसी धातु के क्रिस्टल के जालक में अंतर्नाभिकीय दूरी का आधा धात्विक त्रिज्या कहलाती है। तो क्योंकि यहाँ पर जो परमाणु है वो थोड़े दूर दिखाई दे रहे हैं हमें सहसंयोजक त्रिज्या के केस के कंपैरिजन में, इसलिए मैं ये बोल सकता हूँ कि धात्विक त्रिज्या का मान सहसंयोजक त्रिज्या के मान से थोड़ा अधिक होगा। अब हम बात करते हैं वैन डर वाल्स त्रिज्या की। वैन डर वाल्स त्रिज्या जो है वह अवंधित परमाणु के मध्य दूरी का आधा होती है। तो यह दो परमाणु हैं आपके पास में, या हम इनको ये बोल सकते हैं कि यह एक अणु का परमाणु है, ये दूसरे अणु का परमाणु है। इन दोनों के बीच में सीधे कोई बंध बना हुआ नहीं है। इनके बीच की जो अंतर्नाभिकीय दूरी है उसको हम वैन डर वाल्स दूरी कहा करते हैं, जिसे हमने डी से प्रदर्शित किया है। और इस वैन डर वाल्स दूरी को अगर हम 2 से विभाजित कर देते हैं तो वैन डर वाल्स त्रिज्या प्राप्त होगी। तो आप वैन डर वाल्स त्रिज्या को कुछ इस तरह से परिभाषित कर सकते हैं। वैन डर वाल्स त्रिज्या ठोस अवस्था में विभिन्न अणुओं के 2 समरूप परमाणुओं के बीच की दूरी का आधा भाग होती है। ये एक अणु का परमाणु है, ये दूसरे अणु का परमाणु है। और ध्यान रखिएगा दोनों ही परमाणु समरूप मतलब दोनों एक जैसे परमाणु होने चाहिए। जैसे उदाहरण के लिए एक आपके पास में Cl2 का अणु है और यह Cl2 के अणु का एक क्लोरीन परमाणु है, ये दूसरे Cl2 के अणु का एक क्लोरीन परमाणु है। तो इस तरह से दोनों क्लोरीन के नाभिक के बीच की दूरी को डी बोल दिया और उसका आधा कर देंगे तो क्लोरीन की वैन डर वाल्स त्रिज्या आ जाएगी। तो हमने 3 त्रिज्याओं की बात की, कोवेलेंट रेडियस यानी सहसंयोजक त्रिज्या, मेटेलिक रेडियस धात्विक त्रिज्या जिसे हम धातु के लिए परिभाषित करेंगे, और वैन डर वाल्स त्रिज्या जिसे ऐसे परमाणुओं के लिए परिभाषित किया जाता है जिनके बीच कोई बंध बना हुआ ना हो। उदाहरण के लिए अक्रिय गैसें या उत्कृष्ट गैसें जैसे आर्गन, यह आर्गन का एक एटम और इसको आप आर्गन का दूसरा एटम मान सकते हैं, इनके बीच में कोई बंध बना हुआ नहीं है। तो आप यहाँ से क्लियरली देख सकते हैं कि इन दोनों परमाणु के बीच में दूरी सबसे कम है। इससे ज्यादा दूरी यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है और सबसे ज्यादा दूरी यहाँ दिखाई दे रही है। तो जो डी का मान है वो सबसे कम यहाँ पर रहेगा और डी का मान कम होने के कारण आर का मान यानी त्रिज्या का मान भी सबसे कम कौन से वाले केस में रहेगा, पहले वाले केस में। तो हम ये बोल सकते हैं कि यहाँ पर कक्षकों का जो अतिव्यापन है वह ज्यादा हो रहा है, दोनों एक दूसरे में ज्यादा घुसे हुए हैं, इसलिए हम ये बोलेंगे कि यहाँ पर अतिव्यापन ज्यादा है। इस कारण से त्रिज्या या दूरी का जो मान है वह कम हो जाएगा। तो कोवेलेंट रेडियस या सहसंयोजक त्रिज्या का मान सबसे कम रहेगा, उससे ज्यादा धात्विक त्रिज्या का मान रहेगा और सबसे ज्यादा वैन डर वाल्स त्रिज्या का मान रहेगा। और यही कारण है कि किसी भी आवर्त में जो अक्रिय गैसें होती हैं उनकी त्रिज्या सबसे ज्यादा होती है, क्योंकि इनके लिए हम वैन डर वाल्स त्रिज्या परिभाषित करते हैं। चलिए कार्बन कार्बन बंध के बंध लंबाई की हम बात करते हैं। तो यहाँ पर कार्बन कार्बन के बीच में एक सहसंयोजक बंध बना है, यहाँ पर 2 बंध है और यहाँ पर 3 बंध है। बंध लंबाई की बात करें हम तो जो एकल बंधित कार्बन कार्बन बंध है उसकी जो बंध लंबाई है वो 154 पिकोमीटर है। उसके बाद में 2 बंध बने हुए हैं तो 134 हो गया, कम हो गई है। और अगर हमने कार्बन कार्बन के बीच में 3 बॉन्ड बना दिए तो और कम हो गई। कहने का मतलब है कि अगर 2 परमाणु के बीच में बंधों की संख्या बढ़ती है तो बंध लंबाई कम हो जाती है। अगला जो बॉन्ड पैरामीटर है, आबंध प्राचल है, वह है बंध कोटि यानी बॉन्ड ऑर्डर। तो यहाँ आपके पास में ऑक्सीजन अणु की लुईस संरचना दी गई है। जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर साझा हो जाते हैं वह बंध बनाते हैं, मतलब यहाँ पर 2 बंध का निर्माण होगा। बाकी जो बंध बनाने में भाग नहीं लेते हैं उन इलेक्ट्रॉनों को हम एकाकी युग्म के इलेक्ट्रॉन कहा करते हैं। तो सहसंयोजी आबंध की लुईस व्याख्या के अनुसार किसी अणु में 2 परमाणु के मध्य आबंधों की संख्या को हम आबंध कोटि या बंध कोटि कहते हैं। तो ऑक्सीजन के बीच में जितने भी बॉन्ड बनेंगे उसको हम ऑक्सीजन की बंध कोटि कहेंगे। जैसे यहाँ पर ऑक्सीजन के मध्य 2 बॉन्ड बन रहे हैं, इसलिए इसका बॉन्ड ऑर्डर या बंध कोटि 2 हो जाएगा। तो जो कार्बन वाला उदाहरण हम देख रहे थे, यहाँ पर कार्बन कार्बन के मध्य एक बंध बना हुआ है, यानी कि इसका जो बंध कोटि रहेगा वो 1 रहेगा। कार्बन कार्बन के बीच में 2 बॉन्ड अगर बना दिए तो इसका बॉन्ड ऑर्डर या बंध कोटि 2 हो जाएगा, और 3 बॉन्ड रहेंगे तो इसकी बंध कोटि 3 रहेगी। तो जो हमने बंध लंबाई के लिए मान देखे थे, तो हम बोल सकते हैं कि अगर बंधों की संख्या बढ़ती है तो बंध कोटि बढ़ती है, और
बंध लंबाई के लिए हम बोल सकते हैं कि बंध कोटि जब बढ़ रही है तो बंध लंबाई जो है वो कम हो रही है। तो बंध कोटि और बंध लंबाई एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती हो गए। अगली हम बात करेंगे बंध ऊर्जा की, बॉन्ड एनर्जी की। तो यहाँ आपके पास में एक अणु है, इन्होंने एक एक इलेक्ट्रॉन साझा करके एक सहसंयोजक बंध बनाया हुआ है। अब हमें इन दोनों परमाणु को अलग करना है तो हमें ऊर्जा देनी पड़ेगी, और जो ये ऊर्जा देनी पड़ती है इसे हम बंध ऊर्जा कहा करते हैं। तो हम बंध ऊर्जा को कुछ इस तरह से परिभाषित कर सकते हैं कि गैसीय स्थिति में दो परमाणु के बीच विशिष्ट आबंधों के एक मोल को तोड़ने के लिए, एक मोल को वियोजित करने के लिए जो ऊर्जा आवश्यक होती है उसको हम आबंध ऊर्जा या बंध ऊर्जा कहा करते हैं। इसका जो मात्रक होता है वह किलो जूल पर मोल हुआ करता है। तो उदाहरण के लिए जो कार्बन कार्बन की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर एक बॉन्ड बना हुआ है, इसका बंध कोटि 1 है और इसकी जो बंध ऊर्जा है वो 347 किलो जूल पर मोल है। जब हमने कार्बन कार्बन के बीच में दो बॉन्ड बना दिए तो आप देखें बंध ऊर्जा 611 किलो जूल पर मोल हो गई है, और जो त्रिबंधित कार्बन कार्बन है वहां पर बंध ऊर्जा 837 किलो जूल पर मोल है। तो जैसे जैसे हम बंधों की संख्या बढ़ा रहे हैं, बंध कोटि बढ़ रही है, और बंध कोटि बढ़ रही है तो बंध ऊर्जा भी बढ़ रही है। आप इसको इस तरह समझ सकते हैं कि जैसे जैसे हम बंधों की संख्या बढ़ाएंगे परमाणु के मध्य आकर्षण बढ़ेगा, और क्योंकि परमाणु के मध्य आकर्षण बढ़ रहा है इसलिए उनको अलग करने में ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होगी, यानी बंध ऊर्जा का मान बढ़ेगा। एक और उदाहरण हम समझते हैं। यहाँ पर हाइड्रोजन को ऊर्जा देकर के हम उसे हाइड्रोजन के गैसीय परमाणु में परिवर्तित कर रहे हैं। यहाँ जो ऊर्जा की आवश्यकता है वह है 435.8 किलो जूल पर मोल। ऑक्सीजन अणु को ऑक्सीजन परमाणु में परिवर्तित करने के लिए 498 किलो जूल पर मोल की आवश्यकता हो रही है। तो क्योंकि ऑक्सीजन ऑक्सीजन के मध्य डबल बॉन्ड है और हाइड्रोजन हाइड्रोजन के मध्य सिंगल बॉन्ड होता है, यहाँ पर बंधों की संख्या ज़्यादा है, बंध कोटि ज़्यादा है, इसलिए ऊर्जा की आवश्यकता भी ज़्यादा है, बंध ऊर्जा का मान ज़्यादा है। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो ऑक्सीजन ऑक्सीजन वाला बंध है वह बंध अधिक प्रबल है। अधिक प्रबल बंध को वियोजित करने में ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है। हेलोजन का उदाहरण देखते हैं। क्लोरीन क्लोरीन, ब्रोमीन ब्रोमीन और आयोडीन आयोडीन के बंध की यहाँ पर हम चर्चा करते हैं। तो आप आवर्त सारणी में अगर देखेंगे तो सबसे ऊपर इन तीनों में क्लोरीन रहेगा, फिर नीचे जाने पर आपको ब्रोमीन मिलेगा और फिर आयोडीन मिलेगा। तो क्योंकि किसी वर्ग में या समूह में ऊपर से नीचे जाने पर आकार या परमाणु त्रिज्या में वृद्धि होती है, इसलिए हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि बॉन्ड लेंथ या बंध लंबाई भी बढ़ रही है। और क्योंकि बंध लंबाई बढ़ रही है, परमाणु थोड़े दूर दूर होंगे, कक्षकों में अतिव्यापन थोड़ा कम होगा, इसलिए बंध की प्रबलता कम होती जाएगी। और बंध की प्रबलता कम होती जाएगी यानी आयोडीन वाले बंध को वियोजित करने में सबसे कम ऊर्जा लगेगी। और आप देख सकते हैं कि क्लोरीन वाले बंध को वियोजित करने में सबसे ज्यादा ऊर्जा लग रही है, इसकी बंध ऊर्जा सबसे अधिक है। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण अपवाद आता है। अगर हम फ्लोरीन की बात करें, फ्लोरीन के बंध को वियोजित करने में सबसे ज्यादा ऊर्जा लगनी चाहिए थी क्योंकि इसका आकार सबसे छोटा होता है, लेकिन इसकी जो बंध ऊर्जा है वह हमें कम होती हुई दिखती है। तो इसका क्या कारण है इसे हम समझते हैं। यहाँ पर जो बंध ऊर्जा का क्रम हमें देखने को मिलता है, सबसे पहले उसकी चर्चा करते हैं हम। तो 243 किलो जूल पर मोल यह सबसे अधिकतम है, किसके लिए? क्लोरीन के लिए। उसके बाद में नंबर आता है ब्रोमीन का, और उसके बाद फ्लोरीन, और सबसे लास्ट में आयोडीन का। होना क्या चाहिए था कि फ्लोरीन की बंध ऊर्जा सबसे ज्यादा होनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ फ्लोरीन का अत्यधिक छोटा आकार होने के कारण यहाँ पर आप देखें, अगर मैं F2 अणु को प्रदर्शित करता हूं तो कुछ इस तरह से F और F के परमाणु के बीच में एक सहसंयोजक बंध बना हुआ है, और ये हो गए 2 इलेक्ट्रॉन, उसके बाद 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन। इस तरह से इसका अष्टक पूरा हुआ है। क्योंकि एक फ्लोरीन के ऊपर 3 एकाकी युग्म उपस्थित है और इनका आकार जो है वो बहुत छोटा है, तो एकाकी युग्मों के बीच में दूरी कम होने के कारण एकाकी युग्म प्रतिकर्षण बहुत अधिक हो जाते हैं, और इस प्रतिकर्षण के कारण दोनों फ्लोरीन कोशिश करते हैं दूर होने की, और पहले से ही यहाँ पर प्रतिकर्षण उपस्थित है, इसलिए इस बंध को वियोजित करने में कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अगर हम बात करेंगे बंध कोण की, बॉन्ड एंगल की, तो किसी अणु के केंद्रीय परमाणु के आसपास उपस्थित
आबंधन इलेक्ट्रॉन युग्म को धारण करने वाले कक्षकों के बीच की जो कोण होती है उसे हम बंध कोण कहा करते हैं। तो यहाँ बीच में आपके पास में केंद्रीय परमाणु है और ये जो कक्षक यहाँ पर उपस्थित हैं इनके बीच के कोण को हम बंध कोण कहा करते हैं। उदाहरण के लिए मीथेन के अणु में जो यहाँ पर बंध कोण रहेगा वो रहेगा 109.5 डिग्री। इसी तरह से यहाँ पर अगर हम देखें तो 120 डिग्री का कोण है और BeCl2 की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर 180 डिग्री का कोण है।